Hello everyone, welcome back to this YouTube channel. This is Simav here. Class 12th पॉलिटिकल साइंस के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs है। ठीक है, ये पार्ट 4 है। इससे पहले हमने 3 वीडियो पे ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। अगर आपने उन सारे वीडियोस को अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट पे जाकर के सारे वीडियोस और क्वेश्चंस को देख सकते हो। और इसमें सारे के सारे क्वेश्चंस इंग्लिश में होना है, ये भी बता दूं। और इसी के सारे क्वेश्चंस अगर हिंदी में देखना चाहते हो तो वो भी आपको प्लेलिस्ट में जाकर के मिल जाएगा, जो कि वहाँ पे लिखा हुआ है क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस, हिंदी ब्रैकेट में लिखा होगा आपका। आप वहाँ पे जाके सारे क्वेश्चन को देख सकते हो। और ये सेशन है 2023-24 के जितने भी स्टूडेंट्स उन सब के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि सारे MCQs क्वेश्चन हैं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्री बोर्ड के लिए, उसके साथ साथ बोर्ड के लिए भी। चलो देखते हैं। ये आपका पहला क्वेश्चन, द प्रैक्टिस ऑफ अपार्थेड इज, यहाँ पे बात करी जा रही है अपार्थेड का। तो अपार्थेड के बारे में थोड़ी सी मैं इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। एक्चुअली ये साउथ अफ्रीका कंट्री में ये बहुत ही ज़्यादा प्रिवेल थी। ठीक है, इससे विजय पाने के लिए एक्चुअली में नेल्सन मंडेला जी काफ़ी लड़ाई लड़ी, लंबी लड़ाई लड़ी, और उन्होंने आखिरकार साउथ अफ्रीका को फ्रीडम दिला करके ये फर्स्ट प्रेसिडेंट भी बने थे। कहाँ के? साउथ अफ्रीका के थे। तो यहाँ पे बताने की अपार्थेड की प्रैक्टिस एक्चुअली में है क्या चीज़? ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है, या फिर रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन है, या ह्यूमन बिहेवियर, या फिर लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस है? तो मैं अब आपको बता दूं, ऑप्शन ए यहाँ पे आंसर होना है। ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है। एक्चुअली इसको हिंदी में हम लोग रंगभेद कहते हैं। अपार्थेड में रंगभेद की प्रथा थी वहाँ पे। ठीक है, अपार्थेड का मतलब एक्चुअली साउथ अफ्रीका में रंगभेद की प्रथा थी, जिसके अकॉर्डिंग गोरे और काले लोगों के बीच में काफ़ी भेदभाव हुआ जाता था। ठीक है, ये चीज़ें आपने याद रखनी है, गोरे और काले लोगों के बीच। तो इस वजह से ये आपका अपार्थेड का मतलब रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा। रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना, ह्यूमन बिहेवियर भी नहीं होना, और लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस भी नहीं होनी है। सो प्लीज कीप इन माइंड ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 2 में, इन विच ईयर वाज द बांदुंग कॉन्फ्रेंस हेल्ड? बांदुंग कॉन्फ्रेंस की बात करी जा रही है। ये बांदुंग कॉन्फ्रेंस कब हुई थी वो ईयर बताना है। 1953, 1954, 1955 या 1956? सो प्लीज कीप इन माइंड ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। बांदुंग कॉन्फ्रेंस हुई थी 1955 में, 1955। सो प्लीज कीप इन माइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में, आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर द वर्ल्ड वाज डिवाइडेड इनटू विच फैक्शंस? देखो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पूरी की पूरी दुनिया क्या हो गई थी? अलग अलग फैक्शंस में, लगभग 2 फैक्शंस में क्या हो गए थे? डिवाइड हो गए थे। 2 फैक्शन में, 2 वर्ग में, 2 गुट में क्या हो गए थे? डिवाइड हो गए थे। तो उन 2 गुटों के नाम बताना है। पहला क्या, USA और UK होना है, या फिर USA और चाइना होना है, या USA और कोरिया होना है, या फिर USA और USSR होना है? तो प्लीज कीप इन माइंड ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। पूरी की पूरी दुनिया 2 गुटों में बटा था। एक गुट का नाम था USA, जिसे हम लोग कहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ये पहली गुट थी। ठीक है, और दूसरा गुट बना था आपका USSR का, यानी कि यूनियन ऑफ सोवियत। ठीक है, ये बात याद रखनी है, सोवियत एंड सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। ठीक है, रिपब्लिक्स, ये बात याद रखनी है। ठीक है, ये 2 गुटों में पूरी की पूरी दुनिया क्या हो गई थी? बट गई थी। कब? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। एक तो था आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दूसरा यूनियन ऑफ सोवियत एंड सोशलिस्ट रिपब्लिक्स के नाम से। सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट है नंबर 4 में, हु इज द आर्किटेक्ट ऑफ नॉन अलाइनमेंट? देखिए भाई, नॉन अलाइनमेंट के आर्किटेक्ट किसको माना जाता है? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू को, या फिर अटल बिहारी वाजपेयी को, या फिर YB चौहान को, या इंदिरा गांधी को? सो ऑप्शन ए होना है यहाँ पर। सो प्लीज कीप इन माइंड ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नॉन अलाइनमेंट जो था उसके आर्किटेक्ट जवाहरलाल नेहरू को माना जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी भी नहीं होना है, YB चौहान भी नहीं होना, और इंदिरा गांधी भी नहीं होना है। सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में, व्हाई डिड द ब्रिटेन अटैक इजिप्ट 1956? ब्रिटेन ने क्या किया था? इजिप्ट पे अटैक किया था 1956 को। बट द रीजन, यहाँ पे मांग क्या रहा है? रीजन। क्यों भाई? ऑप्शन है ऑन द पनामा कैनाल इशूज को लेकर के, या फिर ऑन द स्वेज कैनाल इशू। तीसरा है आपका ऑन द ब्रुक्स कैनाल इशू, या फिर ऑन द सू कैनाल इशू। तो बताना ये कि ब्रिटेन ने अटैक करी इजिप्ट पे 1956 में। ठीक है, तो ऑप्शन बी होना है। किसके लिए? क्योंकि स्वेज कैनाल के इशू को लेकर के ब्रिटेन ने क्या किया था? इजिप्ट पे क्या करी थी? अटैक करी थी। और मैं थोड़ी सी बात बता दूं, ये स्वेज कैनाल एक्चुअली रेड सी पे बेस्ड है। ठीक है, रेड सी पर। ठीक है, लाल सागर पर यह नहर बनी हुई है, और इस सी के एक तरफ आपको देखने को मिलेगा एशिया, और एक तरफ देखने को मिलेगा अफ्रीका। और जहां तक मैं इजिप्ट की बात करूं तो इजिप्ट एक अफ्रीकन कंट्री है। ठीक है, और ये रेड सी से लगा हुआ है, सटा हुआ है। इस वजह से स्वेज कैनाल के इशू को लेकर के ब्रिटेन ने क्या किया था? इजिप्ट पे हमला किया था। वो आपका 1956 में करी थी।
अगला क्वेश्चन नंबर 6 में, व्हाट इज द बेसिस ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। इंडियाज फॉरेन पॉलिसी की बेसिस की बात करी जा रही है, वो क्या है? ऑप्शन है प्रमोशन ऑफ रशियन ब्लॉक, दूसरा है प्रमोशन ऑफ अमेरिकन ब्लॉक, या फिर ऑप्शन है यहाँ पर सी में नॉन अलाइनमेंट, या फिर डी में हो जाएगा प्रमोशन ऑफ चाइना। तो याद रखेंगे रशियन ब्लॉक का प्रमोट करना नहीं है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी, अमेरिकन ब्लॉक को भी प्रमोट करना बिल्कुल नहीं है, चाइना को भी प्रमोट करना बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल है तो मतलब सिर्फ नॉन अलाइनमेंट का। क्या? नॉन अलाइनमेंट का। अब मैं आगे चल के बताऊंगा कि नॉन अलाइनमेंट एक्चुअली है क्या है, फिर इसके मीनिंग क्या होगा। सो इज द 7th क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन अलाइनमेंट। अभी मैंने बात करी कि नॉन अलाइनमेंट क्या होगा, उसके मतलब यहाँ पे क्वेश्चन आ चुका है कि उसका मीनिंग क्या है। ऑप्शन है डीमिलिटराइजेशन होता है, या फिर टू बी न्यूट्रल होता है, या फिर फ्रीडम टू डिसाइड ऑन इश्यूज इंडिपेंडेंटली, या फिर नॉन ऑफ द अबव। सो प्लीज कीप इन माइंड ऑप्शन सी होना है यहाँ पर। नॉन अलाइनमेंट का मतलब ये होता है कि फ्रीडम टू डिसाइड, किसी भी चीज़ों को डिसाइड करने के लिए फ्रीडम होती है ऑन इश्यूज इंडिपेंडेंटली। कोई भी इशू पे अगर कोई भी डिसीजन लेना हो आप इंडिपेंडेंटली इजीली ले सकते हो, ठीक है। इसी का मतलब होता है नॉन अलाइनमेंट। इससे का मतलब क्या होता है? नॉन अलाइनमेंट। आपको प्रीवियस क्वेश्चन में क्या दिया था? फॉरेन पॉलिसी किसको प्रमोट करता है? रशियन ब्लॉक को बिल्कुल नहीं करता है। अमेरिकन को ब्लॉक करने को, अमेरिकन ब्लॉक को प्रमोशन करने को फॉरेन पॉलिसी कहते हैं, बिल्कुल यह भी नहीं है। या फिर इंडिया की फॉरेन पॉलिसी ये भी नहीं है। चाइना को प्रमोट करना इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है, बिल्कुल भी नहीं है। किसी को प्रमोट करना इंडिया की फॉरेन पॉलिसी नहीं है। उसका एक ही फॉरेन पॉलिसी, वो नॉन अलाइनमेंट रहेंगे। वो कोई भी इशू, खुद की कोई भी इशू होगा उस पर इंडिपेंडेंटली वो क्या कर सकते हैं? डिसीजन ले सकते हैं। इसी का मतलब होता है नॉन अलाइनमेंट। सो इस वजह से आपका 7th का ऑप्शन सी हो जाना है, ये बात आपने याद रखनी है। अगला सवाल है नंबर 8 पे, द फुल फॉर्म ऑफ नेफा। नेफा का फुल फॉर्म बताना है। ऑप्शन है नॉर्थ ईस्टर्न फुल एजेंसी, दूसरा है नॉर्थ ईस्टर्न फार अवे एजेंसी, तीसरा है नॉर्थ ईस्टर्न फार एजेंसी, चौथा है नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी। सो प्लीज कीप इन माइंड ऑप्शन डी होना है। नेफा का फुल फॉर्म हो जाएगा यहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी। नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी। आज के डेट में हम नेफा को अरुणाचल प्रदेश के नाम से जानते हैं। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, ये बात याद रखनी है। और ये एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है भारत का, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है इंडिया का। और अरुणाचल प्रदेश की अगर हम कैपिटल की बात करेंगे तो दिस इज ईटानगर। क्या होना भाई? ईटानगर। ये बात आपने याद रखनी है। आपने सुना होगा 7 सिस्टर्स के बारे में, तो 7 सिस्टर्स के बारे में आपने सुना होगा। ये 7 सिस्टर्स आपके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, ठीक है। तो इन 7 सिस्टर्स में से एक स्टेट ये भी है आपका अरुणाचल प्रदेश, ये भी याद रखनी है आपने। अगला क्वेश्चन नंबर 9 में, व्हेन डिड चाइना अटैक इंडिया। चाइना ने इंडिया पे अटैक करी थी, कब करी थी वो बता रहे हैं। ऑप्शन है यहाँ पर अगस्त 1962 में, सितंबर 1962 में, अक्टूबर 1962 में, या फिर जुलाई 1965 में। तो याद रखेंगे किया तो 1962 में ही था, बट यहाँ पे मंथ इंपॉर्टेंट है। सो तो डी तो होना ही नहीं है, अक्टूबर हो जाएगा। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। अक्टूबर 1962 में क्या करा था? चाइना ने इंडिया पे अटैक करी थी। अब थोड़ी सी और बात बताता हूँ, चाइना और इंडिया की लड़ाई किस चीज़ को लेकर के है। चाइना और इंडिया हमेशा से लड़ते आ रहे हैं, आज़ादी के तुरंत बाद से लड़ाई स्टार्ट हुई थी लगभग, ऑलमोस्ट अगर कहा जाए तो। बट ये लड़ाई किस चीज़ का है? तो याद रखेंगे ये बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं। क्या है भाई? बॉर्डर डिस्प्यूट्स है। बॉर्डर डिस्प्यूट्स है, बॉर्डर को लेकर के क्या चल रही है? लड़ाई चलती हुई आ रही है शुरू से बॉर्डर को लेकर के, तो याद रखेंगे। और ये लड़ाई कब स्टार्ट हुई थी, या फिर चाइना ने अटैक कब किया था? अक्टूबर 1962 में करा था। अगला सवाल है आपका नंबर 10 में, विच कॉन्फ्रेंस मार्क द पिनाकल ऑफ इंडियाज एंगेजमेंट विद द न्यूली इंडिपेंडेंट एशियन एंड द अफ्रीकन कंट्रीज। अब देखना है वो कौन सा कॉन्फ्रेंस था, ठीक है, जिसमें न्यूली इंडिपेंडेंट एशियन जितने कंट्रीज थे और जो अफ्रीकन कंट्रीज थे उन दोनों को एक कॉन्फ्रेंस में एक करने की कोशिश करी गई थी। वो कौन सा कॉन्फ्रेंस था? बांदुंग कॉन्फ्रेंस में, या फिर मलेशिया कॉन्फ्रेंस में, या फिर आपके सिंगापुर कॉन्फ्रेंस में, या इजिप्ट कॉन्फ्रेंस में। तो प्लीज़ कीप इन माइंड ऑप्शन ए होगा, जो कि हमने शुरुआत के क्वेश्चन में ही करा था बांदुंग कॉन्फ्रेंस के बारे में, जो कि 1955 में हुई थी। 1955 में हुई थी। इस कॉन्फ्रेंस में जितने भी न्यूली इंडिपेंडेंट एशियन कंट्रीज थे और जो अफ्रीकन कंट्रीज थे वो एक्चुअली क्या कर रहे थे? एक यूनाइट हो रहे थे, एक जगह बन रहे थे, ठीक है। रीज़न ये था इसके पीछे कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 में शुरू हुई थी और 1945 में जाके खत्म हुई थी, ठीक है। इसके बाद जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद पूरी दुनिया 2 गुट में बट रहा था। पूरी दुनिया 2 गुट में, एक तो यूएसए में बट रहा था, दूसरा यूएसएसआर में बट रहा था, ठीक है। यानी कि कुछ कंट्रीज यूएसए के अंडर जाके मिल रहे थे, उससे क्या कह सकते हैं, यूनाइट कर सकते हो आप, ठीक है। तो यूनाइट कर रहे थे और कुछ यूएसएसआर यानी कि रशिया के लीड में, रशिया जो इसको लीड कर रहे थे यूएसएसआर को, उसके साथ जाके मिल रहे थे। लेकिन बहुत सारे इंडिपेंडेंट ऐसे एशियन कंट्रीज थे और जो अफ्रीकन कंट्रीज थे वो दोनों में से किसी को क्या करना चाहते थे? फॉलो नहीं करना चाहते थे, उसमें अपने आप को इंगेज नहीं करना चाहते थे। तो इस वजह से इन सारे कंट्रीज ने मिलकर के एक बांदुंग कॉन्फ्रेंस की थी 1955 में, ठीक है। वहां जाकर के ये लोग अपना एक अलग मूवमेंट या फिर अपना एक अलग ग्रुप बनाने की कोशिश करी जा रही थी। सो ये कॉन्फ्रेंस हुआ था आपका बांदुंग कॉन्फ्रेंस। कब हुई थी? 1955 में हुआ था। हुआ क्या था यहाँ पर? एशियन और जो अफ्रीकन न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज थे उसकी एंगेजमेंट चल रही थी या फिर उसको मिलकर के कॉन्फ्रेंस कर रहा है। सो प्लीज कीप इन माइंड।
नेक्स्ट है नंबर 11 में, व्हेन वाज द फर्स्ट समिट ऑफ द नॉन अलाइनमेंट, नॉन अलाइनमेंट हेल्ड इन बेलग्रेड। जो पहली समिट थी एक्चुअली में नाम का, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, नाम इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं, एन से नॉन हो जाएगा, ए से अलाइनमेंट, एम से मूवमेंट, नाम की जो फर्स्ट समिट हुई थी बेलग्रेड में हुआ था। कहाँ हुआ था? बेलग्रेड में। याद रखना है बेलग्रेड एक्चुअली में सर्बिया की राजधानी है। सर्बिया एक यूरोपियन कंट्रीज है, एक यूरोपियन कंट्री है सर्बिया, जिसका कैपिटल है बेलग्रेड। ठीक है, यहाँ पे हुई थी क्या? नाम का फर्स्ट समिट हुई थी, पहली समिट हुई थी। जो ऑप्शन यहाँ पे, सॉरी क्वेश्चन ये कह रहा है कि कब हुआ था ये बताना है। कुछ ऑप्शन है 1960 में, 1950 में, 1961 में या 1965 में। सो प्लीज कीप इन माइंड ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ये जो पहली समिट हुई थी नाम का बेलग्रेड में, वो 1961 में हुआ था, 1961 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 12 में, पंचशील एग्रीमेंट वो साइन बिटवीन इंडिया एंड डैश, यहाँ पे खाली जगह बता रहा है, 4 कंट्री के नाम दे रखा है। पंचशील एग्रीमेंट हुआ था, पंचशील एग्रीमेंट हुआ था भारत और किस देश के बीच में? भारत और किस देश के बीच में? ऑप्शन है पाकिस्तान, चाइना, यूएसए या फिर यूएसएसआर। तो याद रखेंगे ऑप्शन बी यहाँ पे होना है, चाइना हो जाना है यहाँ पर। पंचशील एग्रीमेंट हुआ था इंडिया और चाइना के बीच में, पंचशील एग्रीमेंट इंडिया और चाइना के बीच में हुई थी, जो हुआ था 29 अप्रैल 1954 में हुआ था। कब हुआ था भाई? 29 अप्रैल 1954 में इंडिया और चाइना के बीच में। और इंडिया की तरफ से नेहरू जी थे। ठीक है, इंडिया की तरफ से ये जो हुआ था नेहरू जी और चाउ एन लाई, ये 2 बंदे के बीच में क्या होती है? ये एग्रीमेंट हुआ था। एक्चुअली इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे नेहरू जी और चाइना को रिप्रेजेंट कर रहे थे चाउ एन लाई जी। ठीक है, इन दोनों के बीच 29 अप्रैल 1954 को पंचशील एग्रीमेंट पे क्या हुआ था? सिग्नेचर हुआ था। सो प्लीज कीप इन माइंड। अगला सवाल है नंबर 13 में, इन विच ईयर वॉज द कारगिल वॉर फॉट? कारगिल वॉर, कारगिल युद्ध जो है ये बहुत ही फेमस युद्ध है, बट सवाल ये कि इसको कब लड़ा गया था या फिर ये युद्ध कब हुई थी ये बतानी है। ऑप्शन है 1998, 1999, 2000 या 2001। तो याद रखेंगे ऑप्शन बी होना है, 1999 में ये युद्ध हुई थी। और ये युद्ध हुआ था इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में ये लड़ाई हुई थी, जिसमें इंडिया को क्या हुआ था? विनर रही थे ये, विनर कह सकते हो आप। इंडिया की जीत हुई थी और पाकिस्तान इसमें डिफीट हुआ था पाकिस्तान का, ये बात भी याद रखनी है। और ये युद्ध हुआ था 1999 में। ठीक है, जिसको हम लोग कारगिल युद्ध के नाम से जानते हैं, कारगिल वॉर के नाम से जानते हैं, 1999 में। नेक्स्ट है आपका नंबर 14 में, व्हेन डिड द जनता पार्टी गवर्नमेंट केम टू पावर? जनता पार्टी जो कि आज ये बीजेपी बन चुकी है, 1980 में जनता पार्टी 1980 में, 1980 में कन्वर्ट होकर के क्या बना है? उसी को रिफॉर्म करके बनाया है बीजेपी। ठीक है, बट जनता पार्टी की गवर्नमेंट जो सरकार बनी थी, जो सत्ता में आए थे, वो कब आए थे बताना, 1975 में, 1976 में, 1977 में या 1978 में। तो याद रखेंगे ऑप्शन सी होना है, ऑप्शन सी 1977 में होना है। एमरजेंसी जैसे ही खत्म हुई थी, एमरजेंसी खत्म होने के बाद जो इमरजेंसी लगाया गया था इंदिरा गांधी जी के टाइम पे, वो इमरजेंसी खत्म होने के बाद तुरंत से फिर दोबारा से चुनाव की घोषणा की गई थी। और उस चुनाव में कांग्रेस को डिफीट, कांग्रेस लोकसभा के चुनाव, इतिहास में पहली बार हुआ था कि आजादी के बाद कांग्रेस ने क्या हुआ था? पहली बार लोकसभा का चुनाव हार गई थी और जनता पार्टी को अच्छा खासा लगभग 350 सीट मिला था। ठीक है, इस 350 सीट्स लेकर के जनता पार्टी ने अपनी पहली बार क्या बनाई थी? सरकार बनाई थी। कहाँ पे? लोकसभा में। याद रखना ये बात। तो जनता पार्टी की सरकार आई थी कब? 1977 में आया था, ये बात याद रखनी है। और याद रखेंगे इस पार्टी के जो पहले गैर कांग्रेसी अगर कहा जाए, वो जो प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री जो बने थे, वो मोरारजी देसाई बने थे, मोरारजी देसाई जी बने थे प्रधानमंत्री। ठीक है, जो पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री जिसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, ये बात याद रखनी है। चलते हैं अगले सवाल पे नंबर 15 में, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग द फॉरेन पॉलिसी? अब देखना है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये कौन सा आर्टिकल है जो फॉरेन पॉलिसी के रिगार्डिंग क्या करता है? इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करते हैं, देते हैं। क्या वो आर्टिकल 49 है या आर्टिकल 50 या आर्टिकल 51 है, आर्टिकल 55 है? तो प्लीज कीप इन माइंड ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, आर्टिकल 51। आर्टिकल 51 जो क्या करता है? ये इंस्ट्रक्शंस देते हैं किसको लेकर के? फॉरेन पॉलिसीज को लेकर। तो आर्टिकल 51 हो जाएगा ऑप्शन सी। जहां तक हम बात करेंगे आर्टिकल 49 का, तो याद रखना कल्चरल हेरिटेज जितने भी हैं हमारे जो विरासत है, जो हमारे सांस्कृतिक विरासत है, कल्चरल हेरिटेज है, उसको प्रोटेक्शन देने की ड्यूटी किसको दी गई है? स्टेट को दी गई है, जो 49 में कहा गया है। आगे आर्टिकल 50 में देखो, पब्लिक सर्विस को लेकर के जुडिशियरी को एग्जीक्यूटिव से क्या कर सकता है? अलग कर सकता है, ये पावर दी गई है स्टेट को। ठीक है, आर्टिकल 50 में। अगर बात करें हम आर्टिकल 55 में, जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होता है, इसके मैनर्स के बारे में डिस्कस करी गई है, आर्टिकल 55 में। सो प्लीज ये सारी चीजें याद रखेंगे। अगला सवाल है नंबर 16 में,
जवाहरलाल नेहरू वॉज द फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया एज वेल एज डैश, यू नो, जवाहरलाल नेहरू जो हम सब जानते हैं वो कि इंडिया के फर्स्ट पीएम रह चुके थे, ठीक है। लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ और कौन सी मिनिस्ट्री अपने साथ रखे थे वो सवाल है। हेल्थ मिनिस्टर थे वो साथ साथ, या फॉरेन मिनिस्टर थे, या एजुकेशन मिनिस्टर थे, या फिर मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर थे। तो याद रखेंगे ऑप्शन बी होगा। प्रधानमंत्री के साथ साथ जवाहरलाल नेहरू फॉरेन मिनिस्टर भी थे, या कि विदेश मंत्री भी थे साथ साथ, याद रखनी है बात, ठीक है। अगर जहाँ तक बात करेंगे हम हेल्थ मिनिस्ट्री का, तो याद करेंगे राजकुमारी अमृता कौर जी थी। राजकुमारी अमृता कौर जी क्या थी, हेल्थ मिनिस्टर थी उस वक्त। एजुकेशन मिनिस्टर की बात करेंगे तो अबुल कलाम आज़ाद जी थे, अबुल कलाम आज़ाद जी। और अगर हम बात करेंगे मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को फिर बाद में प्रेसिडेंट बना दिया गया था, ये बात भी आपने याद रखनी है। अगला सवाल है नंबर 17 में, वाई वर द फॉरेन पॉलिसीज ऑफ द स्ट्रॉन्गर कंट्रीज सपोर्टेड बाय मेनी कंट्रीज आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू। वर्ल्ड वॉर टू के बाद बहुत सारे जो छोटे छोटे कंट्रीज थे, अब अगर बोला जाए तो स्ट्रॉन्गर कंट्री जितने भी थे उन्होंने सपोर्ट किया था एक्चुअली में छोटे छोटे कंट्रीज को, उसकी फॉरेन पॉलिसीज ऐसी थी। ऐसा क्यों था वो बताना ऑप्शन में। बिकॉज दे वर अफ्रेड ऑफ बीइंग कॉलोनाइज्ड अगेन, क्योंकि छोटे कंट्रीज को ये चीज़ों का डर था कि वो दोबारा से कॉलोनाइज्ड हो जाएगा। या फिर दूसरा कराए बिकॉज स्ट्रॉन्गर कंट्रीज सपोर्टेड देम, यानी कि जो बड़े स्ट्रॉन्गर कंट्रीज थे उन्होंने उसको सपोर्ट किया था एंड गिव देम फाइनेंशियल हेल्प, और उसको फाइनेंशियल हेल्प भी दी गई थी इस वजह से। या फिर बिकॉज मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड डिड दिस, क्योंकि ऐसा इसलिए उन्होंने किया क्योंकि दुनिया के ज्यादातर देशों ने ऐसा किया था इस वजह से। या फिर बिकॉज दे वर अंडर डेवलप्ड, क्योंकि वो अंडर डेवलप्ड थे इस वजह से किया था। तो याद रखेंगे ऐसा करने की वजह ऑप्शन बी होगा, बिकॉज स्ट्रॉन्गर कंट्रीज सपोर्टेड देम, क्योंकि स्ट्रॉन्गर कंट्रीज जितने भी थे यूएसए और यूएसएसआर जैसे कंट्री, उन्होंने क्या किया था उसको सपोर्ट करी थी एंड देन उसको गिव देम फाइनेंशियल हेल्प, और उसको फाइनेंशियल हेल्प भी दिया गया था। इस वजह से उन्होंने क्या किया, दूसरे कंट्रीज के जो स्ट्रॉन्गर कंट्रीज थे उसके साथ जाकर के उन्होंने क्या कर ली, अपने आप को मिला लिया, ठीक है। उसकी फॉरेन पॉलिसी इस तरह से तैयार करी गई थी। नेक्स्ट है नंबर 18 में, For the independence of which country in India serious efforts were made by calling an international conference। देखो इंडिया भाई बात करें इंडिया का, इंडिया किस देश के लिए, किस देश की आज़ादी के लिए खासतौर से एक सीरियस एफर्ट किया था, क्या करके, कॉलिंग एन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। उन्होंने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस बुलाया, क्या करने के लिए, किसी एक इंपॉर्टेंट देश यहाँ पे दिया गया 4 देश, उसको आज़ाद कराने के लिए। बट वो देश कौन सा था, मलेशिया था, इंडोनेशिया था, या फिर वियतनाम था, या फिर सिंगापुर था। याद रखेंगे वो देश इंडोनेशिया था। तो याद रखेंगे इंडोनेशिया की आज़ादी दिलाने के लिए इंडिया ने एक इंटरनेशनल कॉल बुला करके कॉन्फ्रेंस बुला करके एक्चुअली में एक सीरियस एफर्ट किया था इंडोनेशिया का। तो ऑप्शन बी होना है। और एक बात याद रखना है, इंडोनेशिया का कैपिटल की बात करेंगे तो जकार्ता हो जाना है। मलेशिया की अगर बात करेंगे, मलेशिया भी एक आपका एशियन कंट्री है। अगर हम कैपिटल की बात करेंगे तो कुआला लामपुर हो जाना है, कुआला लामपुर मलेशिया का। वियतनाम की अगर हम बात करेंगे तो हनोई हो जाना, वियतनाम का कैपिटल हनोई हो जाएगा। सिंगापुर का कैपिटल सिंगापुर सिटी ही होना है, सिंगापुर सिटी, ये बात भी आपने याद रखनी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, हु वाज अप्रहेंसिव ऑफ फ्यूचर चाइनीज अटैक इन जवाहरलाल नेहरू कैबिनेट। देखो भाई बताना यह है कि 4 ऑप्शन दिया गया, जवाहरलाल नेहरू के कैबिनेट में वो कौन सा बंदा था जो चाइना के फ्यूचर अटैक से लेकर के थोड़ी सी क्या थे, आशंकित थे, अप्रहेंसिव थे अपने आप में। वो कौन सा बंदा जो नेहरू के कैबिनेट में ही थे, ठीक है। वो चाइना के अटैक से थोड़ा सा उसको दिल में भय था कि आगे चल के फ्यूचर में जाकर के चाइना हम पे क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है। तो इस बात का भनक किसको था, जगजीवन राम को, या फिर सी राजगोपालाचारी को, या डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को, या सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो याद रखना ऑप्शन डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल को इस बात का शक था कि चाइना आगे चल के फ्यूचर में चल के हम पे क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है, और अटैक हुआ, ठीक है। तो इस बात को आशंकित किसको था, ऑप्शन डी होना है, सरदार पटेल। आगे देखेंगे नंबर 20 में, व्हेन डिड चाइना एस्टैब्लिश इट्स सुपरमेसी ओवर तिब्बत। देखें भाई तिब्बत अभी जो है एक्चुअली में चाइना का पार्ट है, क्योंकि चाइना ने इस पे अपनी सुपरमेसी जता चुका, अपनी आधिपत्य स्थापित कर चुका है, ठीक है। तो सवाल यहाँ पे ये है कि चाइना ने तिब्बत पे अपनी सुपरमेसी कब एस्टैब्लिश करी, ठीक है ना, कब आधिपत्य स्थापित किया था। ऑप्शन है 1942, 1945, 1950 या 1960। तो याद रखेंगे ऑप्शन सी होना है 1950 में। 1950 में चाइना ने तिब्बत पे क्या किया था, सुपरमेसी एस्टैब्लिश करी थी, ठीक है, 1950 में ही। आपने सुना होगा दलाई लामा के बारे में, दलाई लामा के बारे में। एक्चुअली दलाई लामा जो थे वो तिब्बतन थे, ठीक है। जब 1950 में, क्योंकि दलाई लामा को एक आपका ये कह सकते हो आप, यहाँ पे आप यूँ मान के चलो कि आप रिलीजियस कह सकते हो, आप रिलीजियस लीडर या फिर रिलीजियस प्रीचर या फिर रिलीजियस टीचर जो भी कह लो। तो एक्चुअली में दलाई लामा का अपना खूब चलता था यहाँ पे तिब्बत में, ठीक है। तो 1950 में जैसे ही उन्होंने क्या करा, चाइना ने उस पर इस्टेब्लिश करी अपनी सुपरमेसी, तो उस कंडीशन में चाइनीज़ ने इसको दलाई लामा को क्या करने लगे,
अरेस्ट करने की सोची भी, तो उस वक्त दलाई लामा को वहाँ से निकलना पड़ा, वहाँ से भागना पड़ा, और वो भाग करके आए कहाँ पे, इंडिया में। और इंडिया में आकर के उन्होंने अपनी शरण भी मांगी कि मेरे को शरण दे दो यहाँ पे। तो भारत सरकार ने उसकी ये एप्लीकेशन एक्सेप्ट भी कर ली, और फाइनली 1959 में जाकर के दलाई लामा को इंडिया में शरण भी मिल गया। तब से लेकर के आज तक दलाई लामा कहाँ रह रहे, इंडिया में ही रह रहे। तो ये बात भी याद रखनी है। अगला सवाल है नंबर 21 में, ऑन हुज लीडरशिप द एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन इंडिया इन मार्च 1947। देखेंगे किसकी लीडरशिप में एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी या फिर ऑर्गेनाइज किया गया था इंडिया में मार्च 1947 में। तो याद रखेंगे इसकी लीडरशिप कौन कर रही थी। तो भाई एक ही बंदा है, ऑप्शन है सरदार पटेल, डॉक्टर राधाकृष्णन, जवाहरलाल नेहरू या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो मेरे ख्याल से तुक्का भी मारोगे तो मार दोगे, ऑप्शन सी होगा यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि इस तरह के जितने भी काम हो रहे थे वो नेहरू जी ही कर रहे थे। जो इंटरनेशनल लेवल पे जो भी काम होना था वो नेहरू जी खुद कर रहे थे, क्योंकि वो अपने पास फॉरेन मिनिस्ट्री रखे हुआ था। ठीक है, तो इंटरनेशनल लेवल पे जो भी काम होना है, जो भी कंट्रीज को एक दूसरे से मिलाना है, कॉन्फ्रेंस करना है, इधर उधर की जो भी कामें होती है, ठीक है, जो इंटरनेशनल लेवल पे था वो सबके सब कौन कर रहे थे, नेहरू जी खुद कर रहे थे। ठीक है, तो याद रखना है ऑप्शन सी होना है यहाँ पर। अगला सवाल है नंबर 22 में यहाँ पर, हु एक्सरसाइज्ड अ प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस इन द फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी फ्रॉम 1946 टू 64। अब देखना यहाँ पर इंडिया की फॉरेन पॉलिसी, एक्चुअली में इंडियाज फॉरेन पॉलिसी जो कि 1946 से लेकर के 1964 तक, वो कौन बंदा था जो कंप्लीटली बहुत अच्छे तरीके से क्या किया था, इंप्लीमेंट किया था, फॉर्मुलेट किया था 1946 से लेकर के 1964 तक। याद रखनी है, ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री ने, या सरदार पटेल ने, या फिर इंदिरा गांधी ने, या फिर जवाहरलाल नेहरू ने। तो यहाँ पे भी इजीली मारेंगे आप, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, क्योंकि 1946 से लेकर के बंदा 1964 तक कंप्लीटली बागडोर वही संभाले थे, क्योंकि 1964 में इसकी डेथ हो गई। ठीक है, तो डेथ होने के बाद जो बागडोर आया प्राइम मिनिस्टर का, एक्चुअली में वो लाल बहादुर शास्त्री जी के पास आया। फिर अनफॉर्चुनेटली 1964 में ये दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, और 1966 में जाकर के लाल बहादुर शास्त्री की भी क्या हो गई, डेथ हो गई। और इनकी जो डेथ हुई थी वो ताशकंद में हुआ था, ये भी याद रखना है, ताशकंद में हुआ था। ठीक है, उसके बाद 1966 में जैसे ही इनकी डेथ हो गई, तो उसके बाद बनाया गया इंदिरा गांधी को प्राइम मिनिस्टर भारत का। तीसरे नंबर पे इंदिरा गांधी जी आई, और एक्चुअली में अगर भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री पूछे तो भी आपका इंदिरा गांधी मिल जाएगा, लगाना पड़ेगा। तो 1966 में क्या इसको बनाया गया, इंदिरा गांधी जी को। और ये तब से लेकर के 1977 तक, मैं आपको बता रहा हूँ, याद दिला रहा हूँ, ये आपकी इंदिरा गांधी जी कहाँ रही, भारत के प्रधानमंत्री बनी रही। 1977 में जाकर के जनता पार्टी ने क्या करा, फिर दोबारा से सरकार स्थापित करी लोकसभा में, जो कि पहली बार था लोकसभा के इतिहास में भारत में आज़ादी के बाद। ठीक है, और उसके बाद इंदिरा गांधी जी के बाद फिर मोरारजी देसाई का नाम आया, मोरारजी देसाई का नाम आया प्राइम मिनिस्टर के लिस्ट में। सो ये सारे के सारे सीक्वेंस भी आप याद रखेंगे। सो अगर हम बात करें क्वेश्चन 22 का आंसर की, तो आपका डी हो जाएगा, जो कि 1946 से लेकर के 1964 तक जो बैकडोर संभाले थे कंप्लीटली अच्छी तरह से, वो आपके जवाहरलाल नेहरू जी थे। अगला सवाल है 23 में, हु वॉज द फर्स्ट पीएम आफ्टर नेहरू टू विजिट चाइना। नेहरू के बाद वो पहले प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर कौन थे जो चाइना विजिट किया था। ऑप्शन है इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, या राजीव गांधी, या वीपी सिंह। तो याद रखेंगे ऑप्शन सी होगा। प्रधानमंत्री नेहरू के बाद जो थे दूसरे, पहले प्रधानमंत्री एक्चुअली उसके बाद, तो वो राजीव गांधी जी थे, जो चाइना में क्या किया था, विजिट किया था चाइना को, वो भी 1988 में। ये बात भी याद रखनी है, सो प्लीज कीप इन माइंड। अगला सवाल है 24 में, विच चाइनीज प्रेसिडेंट मेड एन ऑफिशियल विजिट टू इंडिया इन 1956। बताना 1956 में कौन सा वो चाइनीज प्रेसिडेंट है जिन्होंने ऑफिशियल विजिट किया था इंडिया का 1956 में। सो प्लीज कीप इन माइंड, ऑप्शन है हुआ गाओ फेंग, या फिर जाओ जियांग, या फिर चाओ एन लाई, या फिर ली पेंग। तो याद रखेंगे ऑप्शन सी होना है, चाओ एन लाई। आपको मैं फिर थोड़ा सा पीछे लेके जा रहा हूं, हमने पढ़ा था पंचशील एग्रीमेंट के बारे में, जो कि पंचशील एग्रीमेंट इंडिया और चाइना के बीच में क्या हुआ था, सिग्नेचर हुआ था। इंडिया की तरफ से नेहरू जी थे और चाइना की तरफ से यही चाओ एन लाई जी थे, याद रखना है बात। ठीक है, इन दोनों के बीच में सिग्नेचर हुआ था किस पे, पंचशील एग्रीमेंट पे। और वो एग्रीमेंट कब तैयार हुई थी, सिग्नेचर हुआ था 29 अप्रैल 1954 में। तो याद रखेंगे 94 में ये पंचशील एग्रीमेंट हुआ, और 1956 में चाओ एन लाई जी क्या किया, भारत की एक आधिकारिक यानी ऑफिशियल विजिट किया था 1956 में। सो प्लीज कीप इन माइंड। अगला क्वेश्चन है 25, जो कि इस सेशन का भी लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, देखते हैं, व्हेन वाज फुल डिप्लोमेटिक रिलेशंस रिस्टोर्ड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। देखो भाई, इंडिया और पाकिस्तान की भी लड़ाई है और इंडिया और चाइना की भी लड़ाई है। तो इंडिया और चाइना की लड़ाई एक्चुअली में बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर के है। ठीक है, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई मैक्सिमम कश्मीर को लेकर के है। ठीक है, तो इंडिया और पाकिस्तान की जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है वो दोबारा से रिस्टोर्ड
कब हुआ वो चीज़ें बतानी है। ऑप्शन 1946 में, 1956 में, 1967 में या 1976 में। सो प्लीज़ कीप इन माइंड ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। 1976 में दोबारा से रिस्टोर्ड हुआ था किसका, इंडिया और पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक रिलेशन। सो प्लीज़ कीप इन माइंड। ये रहा आपके 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थे आपके। होप कि आपको सारे के सारे क्वेश्चंस बेनिफिशियल लगे होंगे एंड होप कि आपकी एग्जाम में भी मेरे ख्याल से काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द एंटायर वीडियो एंड लास्ट में ये कहूँगा, अगर वीडियोज़ अच्छे लगे या फिर ये सारे क्वेश्चन अगर इंपॉर्टेंट लगे आपको तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड कॉमेंट ऑल्सो एंड शेयर भी करें लोगों को। अगर सब्सक्राइब नहीं करो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। दैट इज़ ऑल। थैंक यू सो मच। टेक केयर।